हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस प्रणय चल रही है। तुम बताओ। सौरभ, हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं बजट के दिन, और बजट के दिन तो कई सारे नंबर फेंके जाते हैं हमारी ओर। बिल्कुल। आपने सुना ही होगा, ये कुछ दिन पहले लोग बोल रहे थे कि कैसे इस साल फिर से जीडीपी की दर शायद 11% होगी। तो पिछले साल कम थी, इस साल 11%। तो पहले 2-3 साल पहले तो 6% तक ही थी ना, तो अब 11% बिल्कुल। हो गई। बस समृद्ध हो गया भारत। हाँ, मतलब एकदम जबरदस्त डबल डिजिट ग्रोथ हो रही है। हाँ। हाँ, ऐसे सुनाई में देता है तो। पर वो लोग हाँ। भूल जाते हैं कि कैसे बेस इफेक्ट होता है। और अब मतलब हमारी हम्म। पिछले साल तो इतनी कम थी जीडीपी, शायद 7% कम होगी, तो उसके ऊपर 11% है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल, 100 से 80 जाएं और 80 से 90 आए तो 12% बढ़ जाते हैं। हाँ। लेकिन 100 से 90 पे ही हैं। हाँ बिल्कुल। तो ऐसी चीजें हैं सौरभ। आजकल हम लोगों ने एक एपिसोड भी किया था प्रतीक के साथ, ये नैरेटिव्स के ऊपर, और कैसे माहौल हम्म। बनाया जाता है। तो अक्सर नंबर्स का प्रयोग करके भी बहुत सारे अलग अलग माहौल खड़े किए जा सकते हैं। तो अंक गणित की साक्षरता थोड़ी बहुत जरूरी हो गई है आजकल, और व्हाट्सएप पर भी भरे रहते हैं नंबर्स। हमको सीखने की जरूरत है ना कि कैसे इसका प्रयोग ठीक रूप से किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और जिसको बोलते हैं ना, इतने सारे हमारे अ, हम जो शायद सोचना चाहते हैं वो जहां भी नंबर आते हैं ना, तो हमारी सोच जिसको बोलते हैं लड़खड़ा जाती है। तो बिल्कुल। उसके लिए हमको शायद थोड़े से एड्स की जरूरत पड़ती है, ताकि जरा हम सोच नंबर के सामने लड़खड़ाए ना। बिल्कुल। तो इसी इसी जद्दोजहद में आज हम लोग एक एपिसोड करते हैं कार्तिक के साथ। कार्तिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका पुलियाबाजी में एक बार फिर। कार्तिक तो वैसे डेटा गुरु है, और विलक्षण प्रतिभा वाले इंसान है। तो कार्तिक से तो हम लोग कई विषयों पर बात कर सकते हैं, और हम लोगों ने क्रिकेट पर की थी लास्ट टाइम बात, और क्रिकेट एनालिटिक्स पे उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया था। तो आज हम लोग ये अंक गणित साक्षरता के ऊपर ही एपिसोड करते हैं। कार्तिक, स्वागत है आपका। थैंक यू। फिर से आने के लिए बहुत बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, तो कार्तिक, शुरुआत इस तरीके से करते हैं हम लोग, एक एक करके उदाहरण लेते हैं कुछ, और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या गलती हो रही है, और फिर ठीक आप है। हमें सिखाइएगा कि हम लोग ठीक से समझ पा रहे हैं या नहीं। तो पहले कहाँ शुरुआत की जाए? पहले ये लकी नंबर्स के पास, लकी शर्ट, लकी नंबर, वहां से शुरू शुरू करेंगे। मैं 20 साल पहले मेरा एक लकी शर्ट था। हाँ। हर हाँ। एग्जाम के लिए वही शर्ट पहन के जाता था मैं। मतलब स्कूल यूनिफॉर्म शर्ट नहीं था, कोई और शर्ट था। हर एग्जाम के लिए वही हम्म। शर्ट, क्योंकि एक एग्जाम में वो शर्ट हम्म। पहन के मैंने बहुत अच्छा किया। तो हर एग्जाम के लिए हम्म। वही शर्ट। और अच्छा हुआ तो हम्म। अच्छा, मेरा लकी शर्ट पहना इसलिए अच्छा हुआ। नहीं हुआ तो हम्म। शर्ट इतना खराब एग्जाम था कि मेरा लकी शर्ट पहनने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, और बहुत खराब किया। तो इसके लिए इसका हम्म। दो दो सort of लेसन है उसमें। एक है उसको हम्म। मेरे हिंदी में उसका नाम जाता नहीं, उसका नाम है कंफर्मेशन बायस। मतलब हम्म। जब आप कुछ देखते हो, आप पहला आपका कोई होता है, मन में कोई होता है, मॉडल होता है कि ऐसा होना चाहिए। ऐसे बता देना कि आप समझ लो आज सुबह आपने डिसाइड कर लिया कि आज का बजट तो बहुत अच्छा होगा। हम्म। तो जैसा भी, जो भी बजट हो, मैंने बजट नहीं देखा नहीं आज, उसके बारे हम्म। में पढ़ा भी नहीं। पर जो भी बजट बजट हो उसमें जो जो आपका बजट को कंफर्म करता है, मतलब आपने सोचा था कि अच्छा बजट होगा होगा, जो अच्छे पॉइंट हम्म। है सिर्फ आप वही देखते हो और बताते हो कि ये अच्छा बजट था। हम्म। नहीं तो शुरू में आपने ऐसे सोच के गए होगे कि ये खराब बजट होगा, तो सिर्फ खराब हम्म। पॉइंट देखेंगे। और आजकल सोशल मीडिया पे तो हम हमेशा यही देखते हैं। कुछ लोग मन में बना के रखे होंगे कि ये गवर्नमेंट बहुत बेकार गवर्नमेंट है, और दूसरे हम्म। लोग बना के रखे होंगे ये तो सबसे बेहतर गवर्नमेंट है। तो हम्म। जो भी गवर्नमेंट करता है वो उसको ये बायस से देखते हैं लोग, मतलब लाइक हम्म। ऑब्जेक्टिवली नहीं देखते। तो हम्म। उससे हम्म। थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और बहुत बहुत बहुत
मतलब बहुत एग्जाम्पल्स है इसके, बहुत एप्लीकेशन है इसके लिए मतलब देख सकते हो कि जो भी हो सकता है, मतलब समझ लो कि कोई गवर्नमेंट गिर जाता है, सब लोग बोलते हैं मेरा पॉलिसीज फॉलो नहीं किया इसलिए गवर्नमेंट गिरा, मेरा पॉलिसीज फॉलो करते होंगे तो मैजिकली गवर्नमेंट रह जाता था। पर ऐसे और इलेक्शन के टाइम में देख सकते हैं, एग्जाम के टाइम पे देख सकते हैं, सब में कंफर्मेशन बायस है। मैं भी जो ट्विटर पे लगाता हूँ, जो मेरे बायसेस को कंफर्म करते हैं वही लगाता हूँ। तो मन का झुकाव एक तरफ है, आप बस उसको क्या क्या आपके मन के झुकाव को सही ठहरा रहा है, ये हो गया कंफर्मेशन बायस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वही देखते हो आप, वही देखते हो जो अगर आप उसका मतलब खिलाफ कुछ देखते हो तो आप सोचते हैं कि मतलब ऐसा होना था, पर भगवान हमें टेस्ट कर रहे हैं, नहीं तो मतलब इतना ट्राई किया, इतना ट्राई किया, या फिर ये शायद कोई ये शायद अपवाद है, ये एक्सेप्शन आ गया है ना, ये अपवाद है, वैसे नॉर्मली कुछ गलती है। तो आपकी थ्योरी को जो फिट करे वो डेटा है, बाकी थोड़ा एक्सपेरिमेंट में एक एरर आ गया था। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हाँ काफी आम बात है, और आजकल तो कंफर्मेशन बायस हर जगह देखने को मिलता है। तो पर ऐसे भी कुछ होता है ना कार्तिक, कि कई बार हम लोग सोचते हैं कि दो चीजें साथ में चल रही है तो एक दूसरे को कॉज कर रही है या एक दूसरे का कारण है, ऐसा भी लगता है ना। शायद इस एग्जाम्पल में भी ऐसा है, तो आपने कनेक्ट कर लिया है कि आपका ये शर्ट ही आपको अच्छे नंबर देगा। वही पहले बोला था कि इसमें दो लेसन है, एक था कंफर्मेशन बायस, दूसरा है मतलब इंग्लिश में बोलते हैं उसका एक बहुत अच्छा XKCD कॉमिक है, उसका लिंक आप ये एपिसोड के नीचे डाल देना जब पब्लिश करते हैं। वो कोरिलेशन लीड्स टू कॉजेशन बोलते हैं, मतलब दो चीजें साथ में हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि एक दूसरे को कॉज करता है। मतलब ये समझ लीजिए, सुबह होता है, उसी समय मुर्गा चिल्लाता है, तो हम सोच सकते हैं कि जब मुर्गा चिल्लाता है तब सूरज निकलता है, मुर्गे से सूरज निकलता है, हम सोच सकते हैं। काफी सारा ये कोरिलेशन कॉजेशन वैसा ही बनता है, मतलब दो चीजें साथ में होने देखते हैं तो एक से दूसरा कॉज होता है, वो समझते हैं हम। और हो सकता है कभी कभी कोई तीसरा ही कारण हो, कभी कभी तीसरा ही कारण हो, कभी कभी तीसरा कारण हो सकता है, वो ठीक है। कभी कभी सिर्फ रैंडम है, एक दो बार कोई कारण ही नहीं, चांस की बात थी बस, सिर्फ रैंडमली हो गया है। और मेरा एग्जाम का कोई तीसरा कारण नहीं है, मतलब शर्ट और एग्जाम परफॉर्मेंस में कोई रिलेशन ही नहीं है अभी जब देखता हूँ तो, और कोई तीसरा भी कारण नहीं है। मतलब सिर्फ दो एग्जाम में वो शर्ट पहन के गया, अच्छा किया, और वो लकी शर्ट बन गया। तो पर कार्तिक कारण था शर्ट पहनने वाला। हाँ, वो हम भूल जाते हैं उसका सिर्फ जो हमें दिखता है वो इसमें एक और एग्जाम्पल है उसके, वो लाइट जहाँ होता है वहाँ चाबी ढूंढने का, एक शराबी चाबी ढूंढता है और दूसरा आके उससे कहता है चाबी कहाँ गिरी, उसने कहा वहां गिरी, तो यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो, यहाँ लाइट है इसलिए यहाँ ढूंढ रहा हूँ। और वो भी काफी सारा करते हैं, रिसर्च में भी करते हैं, मतलब जहाँ डेटा मिल गया उसका एनालिसिस करते हैं। मतलब वो नहीं सोचते कि ये डेटा में कुछ बायस है, मतलब ये शायद सिर्फ एक तरह के एग्जाम्पल देख रहे हैं, वो सब कोई नहीं देखता। तो देखते हैं यहाँ कुछ मिल गया, उसका क्या उसी जो आसानी से डेटा मिल गया उसको ले लो। हाँ, इसीलिए वो जो ओपिनियन पोल, बुरे ओपिनियन पोल वाले जो करते हैं, वो
जाते हैं, मार्केट जाते हैं, वहाँ 4 लोगों से मिलके एक स्टोरी लिख देते हैं उसे। हाँ, ऐसे काफी होता है। हाँ, देख हमले हमें दिखते हैं या, ऐसे या, या फिर जैसे काफी सारे जर्नलिस्ट जो हैं जिस एयरपोर्ट में जो टैक्सी में बैठते हैं उस टैक्सी ड्राइवर से बात करके पूरी स्टोरी लिख देते हैं, उसके बाद में हाँ, उसके बाद में उनका पूरा ट्रिप खत्म। मतलब एक ये मीम है कि टैक्सी ड्राइवर जर्नलिस्ट से ज्यादा पैसे मांगते हैं, क्योंकि वो उनको जहाँ लेते हैं उस सर्विस के अलावा स्टोरी भी देते हैं ना। बिल्कुल। मैं ये पॉलिटिशियन को वोट दे रहा हूँ इसलिए वही जीतेगा, वो टैक्सी वाला बता देता है और जर्नलिस्ट वही लिख देता है, क्योंकि वो डेटा आसानी से मिल गया। तो हाँ। तो इसे कहते हैं डेटा शोषण, मतलब डेटा का कुछ कोई भी प्रयोग करके कुछ भी आप उससे मनवा लो। तो ऐसे पर कार्तिक, पर देखिए अब ये भी तो सोचने की बात है ना। अब जैसे आपने वो शर्ट पहना और वो शर्ट पहनने से आपको लगता है कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे और उस वजह से आपका आत्मविश्वास बढ़ गया है ना, और इसलिए आपने ठीक किया अगली बार। तो इस ऐसे चीजें भी तो हो सकती है ना। पर उल्टा भी हो सकता है। एक बार शर्ट पहन लिया, आत्मविश्वास बढ़ गया, अच्छा किया, दूसरे बार वही शर्ट किया, आत्मविश्वास और भी बढ़ गया, काफी ज्यादा ही बढ़ गया, तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया और बुरा किया, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें जब जहाँ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, एक दूसरे को कॉज नहीं करता, तो बहुत रैंडमनेस होता है। मतलब ऐसे भी देखते हैं, उल्टा भी देखते हैं। तो इसलिए कुछ ये इलेक्शन टाइप के में ये हमारे चैनल्स का ये फेवरेट है, दिल्ली में जो जीतता है वो इंडिया में वो हारेगा, वैसा। तो एक था कि बैंगलोर साउथ में जो जीता है वो कभी गवर्नमेंट में नहीं रहेगा, क्योंकि हर समय बैंगलोर साउथ ऑपोजिशन को ही इलेक्ट कर सकते हैं। तो वो भी ऐसा डेटा शोषण था। 4-5 बार वैसा हुआ, फिर 3-4 बार बिल्कुल उल्टा हो गया। तो ऐसा कभी नहीं। क्योंकि आप इतने सारे 500 कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखोगे तो कोई एक तो निकल ही आएगी जो कि हमेशा किसी ऑपोजिशन वाले ने जीती होगी। नहीं, मैं यही एनालिसिस किया था मैंने मिंट के लिए 7-8 साल पहले, मतलब 2014 इलेक्शन के पहले, और निकली 3-4 कॉन्स्टिट्यूंसी निकली जो पिछले जो कंटिन्यूस 3 इलेक्शन में विनिंग साइड में थे, और चौथे में सारा ऑपोजिशन में आ गए। तो कुछ नहीं कर सकते उनसे। हाँ, तो ठीक, तो ये तो एक मतलब कॉमन सी चीज है कि दो चीज अगर साथ में चल रही हो या फिर एक चीज लगातार एक दूसरी चीज के बाद आ रही हो, तो हमको लगता है कि एक दूसरे का कारण है। तो इसे बताएं कोरिलेशन इज नॉट कॉजेशन। पर हाँ। इसका तोड़ क्या है कार्तिक? इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, इस जो हमारी टेंडेंसी है उससे? अब जैसे हम लोग सोशल साइंसेज में एक देखते हैं कि लोग आरसीटीज कर रहे हैं, और हम लोगों ने एपिसोड भी किया था रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स के ऊपर। तो क्या रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जैसे तरीके हमें कॉजेशन की ओर ले जाते हैं, कोरिलेशन से दूर हटकर, या नहीं? नहीं, रैंडमाइज कंट्रोल में भी आपका कोरिलेशन कॉजेशन का प्रॉब्लम है। मतलब रैंडमाइज कंट्रोल में एडवांटेज ये है कि रैंडमाइज है, मतलब कोई बायस नहीं होगा, पर रैंडमनेस तो हो सकता है, नाम में ही रैंडमनेस है। तो उसमें ये नहीं, जहां ये हो वहां वो भी है, सिर्फ वही बोल सकते हैं रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल से। अच्छा। ये नहीं बोल सकते हैं कि इसके वजह से वो हो गया। हाँ। वो कभी नहीं उसके लिए सिर्फ लॉजिक यूज करना है, सिर्फ लॉजिक यूज करना है। मतलब हमने देख लिया शायद तीन बार जो शर्ट पहना और एग्जाम में अच्छा किया, वैसा इसका कोई लॉजिक है, हमें सोचना है। और कभी कभी लॉजिक मिल जाता है, कभी लॉजिक मिल जाता है कि मतलब देख हमने वर्कर्स का सैलरी बढ़ा दिया और कंपनी का प्रॉफिट ऊपर गया, शायद 3-4 बार हो गया, तो उसमें लॉजिक निकाल सकते हैं और अच्छा लॉजिक निकाल सकते हैं। तो अच्छा लॉजिक निकाल सकते हैं, तो उसमें कोई कॉजेशन होगा। तो उसमें वो बैटल नंबर से नहीं लड़ाई जा सकती है, सिर्फ लॉजिक से लड़ाई जा सकती है।
इसकी एक मजेदार कहानी है प्रणय की। एक बार यूएस की फेमस एक गाड़ी खराब हो जाती है। वो कंप्लेन इस तरह से आती है कि मैं जाकर के जब भी एक अजीब से फ्लेवर की आइसक्रीम खाता हूं तो उसके बाद में मेरी गाड़ी ठीक से नहीं चलती है। वनीला फ्लेवर खाता हूं तो मेरी गाड़ी ठीक से चलती है। हाँ, अच्छा। तो अभी वो मतलब गाड़ी के इंजीनियर जो है वो बड़े चकमा गए, भैया ये ऐसी कैसी प्रॉब्लम है, गाड़ी के आइसक्रीम खाने से गाड़ी के खराब होने का क्या ताल्लुक हो सकता है। हाँ। लेकिन उनको लगा कि ऐसी कंप्लेन जेन्युइन आदमी ने करी है, तो उन्होंने इंजीनियर भेजा और उसने जाके रिपीट किया एक्सपेरिमेंट। तो सही में वो आइसक्रीम खाने पर गाड़ी नहीं चली। हाँ। तो लेकिन फाइनली फिर उसने सोचा, क्योंकि आइसक्रीम से तो ऑब्वियसली कोई रिलेशन नहीं है। हाँ। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि वो जो अजीब फ्लेवर की आइसक्रीम थी वो खाने में समय ज्यादा लगता था। अच्छा। और वो समय के गैप की वजह से गाड़ी में एक दिक्कत थी जो कि उभर के आती थी, वर्सेस आप रेगुलर वनीला जो फटाफट मिल जाती थी उसमें नहीं आती थी। तो कभी कभी कारण के नीचे कारण छुपे होते हैं, ऊपर से लगते हैं कुछ और है। और इसका तारक आप नहीं बोलिए। कहिए कर। नहीं, मैं बोलता था कि मतलब नहीं सर, सबके लिए कारण ढूंढ सकते हैं। मतलब कभी कभी अच्छे कारण ढूंढ सकते हैं, कभी कभी बकवास कारण भी ढूंढ सकते हैं। सबके लिए कारण ढूंढ सकते हैं। और जब मैं एनालिसिस करता हूँ तो कभी कभी लोग पूछने डेटा क्या बोलता है। मैं बोलता हूँ आपको क्या चाहिए, डेटा क्या बोले आप बोल दीजिए, वो निकलता हूँ मैं। क्योंकि डेटा से तो मतलब एक बहुत अच्छा डेटा से हम निकाला जा सकता है। मतलब एक बहुत अच्छा किताब है, उसका नाम है हाउ टू लाई विद स्टैटिस्टिक्स। 1954 का बुक है। मतलब अच्छा। जब कंप्यूटर भी नहीं थे, यूनिवर्सिटीज में भी कंप्यूटर्स नहीं थे 1954 में, तभी लिखा था ये किताब हाउ टू लाई विद स्टैटिस्टिक्स। इसमें यही बोला जा सकता है, मतलब डेटा से कैसे झूठ बोल सकते हैं। और हमारा डेटा सभी इसमें पंटर हो गए हैं। मतलब उनको पता है कि क्या डेटा लेके कैसे उसको स्पिन करके हमारे पार्टी को अच्छा दिखाया जाए, और दूसरी पार्टी को मतलब जो उनका पॉलिसी बेकार है वैसे दिखा सकते हैं। मतलब वो थोड़ा असल है तो किसी भी डेटा से किसी भी स्टोरी बनाया जा सकता है। लेकिन और शायद हम लोगों की एक और टेंडेंसी होती है ना कि नंबर देखते हैं तो हमारा विश्वास लेकिन उस पर बढ़ जाता है। कहीं पे भी कोई अगर आंकड़े लेके बात करता है तो हमको लगता है कि आंकड़े हैं तो कुछ सच होगा जरूर इसमें, जबकि आप कह रहे हैं कि आंकड़ों को तो किसी तरह से भी तोड़ मड़ोड़ हम सकते हैं और हम आंकड़ों से कुछ भी कहलवा सकते हैं। तो फिर इसका क्या इलाज है? आंकड़े देख के एक तो हमको शायद अपना ये जो हमारे मन का ये झुकाव है कि आंकड़े देख के भरोसा बढ़ा लो, इससे हमको ये चीज से हमको छोड़ देना चाहिए, या फिर भरोसा बढ़ा लेना चाहिए, घटा लेना चाहिए, या फिर आंकड़े हैं तो कुछ तो अच्छा है कि आंकड़ों के बिना ज्यादा अच्छा है? क्या लगता है तुम्हें कार्तिक? तो दोनों के मतलब नंबर भी चाहिए और लॉजिक भी चाहिए, और दोनों को मिला के जब किसी स्टोरी को पढ़ते हैं तो वो कंसिस्टेंट है तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ा जा सकता है। मतलब थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं तो कोई बकवास एनालिसिस कर रहा है तो बिल्कुल आसानी से दिखाया जा सकता है। हम देख सकते हैं कि कोई बकवास बोल रहा है। मतलब और सिर्फ आंकड़े हैं तो उसमें भरोसा ज्यादा नहीं लेना चाहिए, पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। मतलब नंबर से तो थोड़ा हम भी थोड़ा एनालिसिस कर सकते हैं उसका, और हम भी एनालिसिस करेंगे तो थोड़ा इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन हो सकता है, इसलिए शायद भरोसा ज्यादा हो सकता है। पर एक और है, मतलब ये डिमांड सप्लाई का है। मतलब ये नंबर के साथ एनालिसिस इतना स्कैर्स है कि उसका भाव ज्यादा हो गया। इतना कम आदमी नंबर डाल के एनालिसिस करते हैं कि नंबर देख लिया तो हम सोचते हैं कि ये अच्छा एनालिसिस है। बिल्कुल। तो शुरुआत ही ऐसी है कि इतने कम नंबर्स का प्रयोग होता है कि कोई भी यूज कर ले तो ठीक है, इसको तो पता ही होगा। हाँ, उसका बहुत लो बेस है हमारा। अब सिर्फ इंडिया में नहीं,
वर्ल्ड वाइड यही प्रॉब्लम है। कोई नंबर मतलब आज ये डेटा जर्नलिज्म जो कहते हैं ये सिर्फ लास्ट 10 years का है। वो अब ओबामा वाला इलेक्शन से शुरू हो गया शायद। उसके पहले कोई जर्नलिस्ट डेटा के बारे में बात नहीं करता था, सिर्फ जाता था और 3-4 टैक्सी ड्राइवर और एक बार्बर से बात करके कहानी लिखते थे। अभी फिर डेटा आ गया, डेटा देख के कुछ लोग कहानी लिखना, फिर प्रेशर हो गया एडिटर कि हर कहानी में थोड़ा डेटा डालना चाहिए, अच्छा हो या नहीं तो नंबर डालते हैं तो थोड़ा विश्वास ज्यादा होगा, वैसा हो गया। ठीक है, तो अब अगले एक झुकाव की ओर बढ़ते हैं। और एक झुकाव तो रहता है, हम लोगों ने डिस्कस किया है कि कैसे एक इंसान के विचार से या एक टैक्सी ड्राइवर या 2 टैक्सी ड्राइवर के विचार से हम लोग पूरी सोसाइटी को एनालाइज कर लेते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसका भी कोई नाम होगा, कोई प्रॉब्लम इस झुकाव का? स्मॉल सैंपल बाइस, मतलब नहीं तो अनेक डेटा या एनेक्डोटल डेटा। 3-4 लोग से कुछ सुनाया और उसमें से कहानी बना दिया, तो वो इतना ये 3-4 लोग तो शायद एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। ऐसा अवेलेबिलिटी बायस भी बोलते हैं ना? अवेलेबिलिटी बायस वो थोड़ा दूसरा हो सकता है। जो अवेलेबिलिटी बायस जो होता है कि जो इजीली अवेलेबल है उसको देख के उसने स्टोरी बना दिया। मतलब ये स्मॉल सैंपल उससे ऑर्थोगोनल है। मतलब लाइक अवेलेबिलिटी बायस हो सकते हैं या सर्वे बायस हो सकते हैं, जो भी बायस हो। मतलब एक रिपोर्ट आता है 83% ऑफ डॉक्टर्स रिकमेंड दिस टूथपेस्ट, और फिर स्मॉल प्रिंट देखो वहां लिखा होता है कि हमने 6 डॉक्टर से पूछा, 5 ने कहा कि ये अच्छा है टूथपेस्ट है, एक ने बोला कि ये अच्छा नहीं है, तो 83% हो गया उससे, उसको मिस कर दिया। अच्छा ठीक है, तो ये बेसिकली अपना सैंपल साइज का ही बायस है। सैंपल साइज का बायस है, मतलब बहुत कम लोगों से बात करके कुछ उससे कहानी बना जाती है। मतलब ये थोड़ा ज्यादा मार्क्स लाता हूँ। अभी 2 पॉइंट दिया तो उसमें सिर्फ लाइन डाला, लाइन से ज्वाइन कर सकते हो, पर कुछ लोग हैं उनको 2 पॉइंट दे दो, वो बहुत लाइक कॉम्प्लिकेटेड कर्व बना देते हैं। और ये मतलब पता नहीं कौन, शायद जॉन वॉन नॉयमन, उन्होंने बोला था कि 4 वेरिएबल्स दे दो तो मैं हाथी बना सकता हूँ, और मुझे 5वां दे दो तो उसका ट्रंक ऐसे उसकी सूंड भी बना दूंगा, वो भी बना दूंगा। क्योंकि वो मॉडलिंग के लिए मैथ तो है, पर लॉजिक नहीं लगा होते तो कुछ भी बना सकते हो, उससे नंबर से कुछ भी बना सकते हो। तो वही, मतलब नंबर्स के बाद हमें विवेक और शायद तर्क लगाने की भी जरूरत है, सिर्फ नंबर का प्रयोग करके कुछ नहीं करते। तो बेसिकली आप बोल रहे हो कि पहली चीज तो है कि जब भी कुछ डेटा देखे तो पहले सोचना है कि जैसे अगर लग रहा है कि ये इसका कारण है तो क्यों है सोचना है, ऐसा नहीं कि कुछ तो होगा, ऐसा नहीं सोचना है। सोचना है कि क्यों है सोचना है। और दूसरा, कोई भी बोले परसेंटेज तो पूछना है, ये परसेंटेज में नंबर बेस क्या था, बेस क्या था, उसके बिना नहीं चलेगा। हाँ, मतलब ये शायद ये यहाँ से एक और टॉपिक को जा सकते हैं, ये इलेक्शन सर्विस। वो इलेक्शन सर्विस में इंडियन ओपिनियन पोल्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो सैंपल साइज कभी नहीं बताते। वो पोल करते हैं और टीवी में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं एग्जिट पोल्स का, ओपिनियन पोल्स का। उसमें बीजेपी को 100 सीट मिलेंगे, कांग्रेस को 120 सीट मिलेंगे, वैसा बोलते हैं। कोई नहीं बोलता कि कैसा किया है ओपिनियन पोल, कितने लोगों से सर्वे किया, क्या एरर क्या है मार्जिन में। कभी मतलब कुछ तो एनालिसिस बनाते हैं, मतलब कुछ तो सोच रहता है उनका, अच्छा नहीं लग रहा है। तो इससे क्या होता है कि कभी बहुत ठीक निकलता है। मतलब आपको पता है शायद, आप
आपको याद है कि 2014 में एक एजेंसी था टुडे चाणक्य, उन्होंने बोला था कि बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिलेगा। किसी ने सुना नहीं उनकी बात, और बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिल गया। फिर वो लोग हीरो बन गए। फिर एक साल के बाद कुछ और इलेक्शन हो गया, और उस इलेक्शन में फिर भी वैसा कोई नंबर निकाल लिया, वो बिल्कुल उल्टा हो गया। तो ये कुछ नहीं बता सके, मतलब देख, क्योंकि ये एक बार जिसको कहते हैं तुक्का लग गया, तो तुक्का लगने का ये मतलब नहीं है कि आपका तुक्का किसी वजह से लगा है। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या है कि थोड़ा प्रोसेस ठीक हो तो क्या होता है कि ये स्पेक्टेकुलर विन्स और स्पेक्टेकुलर लॉसेस दोनों नहीं होते। तो और लोग तो थोड़ा भरोसा ज्यादा रहता है प्रोसेस ठीक हो तो, पर प्रोसेस खराब हो तो कभी कभी वैसा ही तुक्का लग जाता है। मतलब वैसा ही कहीं से आप करेक्ट आंसर निकालते हो, तो वहां से आप हीरो बन सकते हो, पर फिर अगले साल जीरो भी बन सकते हो उससे। एक दो स्टोरीज है अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से, इलेक्शन पोलिंग में। दोनों का इसमें इसको बोलते हैं सैम्पलिंग बायस। तो क्या हुआ कि 1936 में इलेक्शन हुआ एफडीआर का दूसरा इलेक्शन। उसमें एक मैगजीन का लिटरेरी डाइजेस्ट, उन्होंने क्या बोला कि बहुत बड़ा सर्वे कर लेंगे। कहीं टेलीफोन डायरेक्टरीज, ऑटोमोबाइल, कोई लिस्ट, शायद 1 करोड़ लोगों का एड्रेस निकाला और उनको पत्र लिखा कि किसको वोट कर रहे हो। वो 1 करोड़ से शायद 30 लाख लोग उसको रिप्लाई किया, और उन्होंने बोला कि ये रिपब्लिकन, पता नहीं भूल गए उसका नाम, वो जीत जाएगा। और ये लिटरेरी डाइजेस्ट मैगजीन ने ये प्रिंट कर लिया। फिर तो एफडीआर डेमोक्रेट आसानी से जीत गया। फिर थोड़ा एनालिसिस करने के बाद निकाला कि ये इसमें बायस है, क्योंकि नाम सारे ऑटोमोबाइल डीलरशिप, टेलीफोन डायरेक्टरी, ये सब तो 1930 में सिर्फ अमीर लोगों के साथ ये सब थी यूएस में, और अमीर लोग थोड़ा ज्यादा रिपब्लिकन को वोट दे सकते थे, तो इसलिए उनको लगा कि रिपब्लिकन जीत जाएंगे, और फिर डेमोक्रेट जीत गए। वैसा वही स्टोरी 12 साल के बाद रिपीट हो गया 1948 इलेक्शन में। उसका एक बहुत फेमस पिक्चर है, एक हैरी ट्रूमन, वो प्रेसिडेंट, मतलब पहले एफडीआर का वाइस प्रेसिडेंट था, फिर एफडीआर के गुजरने के बाद वो प्रेसिडेंट बन गया, और उसको वो एक न्यूज़पेपर को ऐसे रखा है, उस पर लिखा है ड्यूई डिफीट ट्रूमन। ड्यूई रिपब्लिकन चैलेंजर था न्यूयॉर्क से, और फिर शिकागो ट्रिब्यून वैसा ही मिस्टेक किया उन्होंने। उन्होंने फोन किया, बहुत सारे लोगों को फोन किया किसको वोट दे रहे हैं। उसने ज्यादा लोग ड्यूई बोला, क्योंकि 1948 में भी फोन सिर्फ थोड़ा अमीर लोगों के साथ थी यूएस में, और वो उससे उन्होंने पब्लिश किया इलेक्शन रिजल्ट के दिन, ड्यूई डिफीट ट्रूमन। ट्रूमन आसानी से जीत गया। तो कहीं से वो ट्रेन से निकल रहा है, पेपर को ऐसा हाथ में रख के, जैसा आजकल लोग अपनी वेबसाइट पे सर्वे करते हैं, एक ये सेम मिस्टेक है जो आजकल लोग अपनी वेबसाइट पे सर्वे करते हैं। तो वो वेबसाइट पे जो सर्वे करते हैं तो उसका भी सेम ही प्रॉब्लम है। वेबसाइट का एक और लेवल बायस है। एक बायस है कि वेबसाइट जो देखते हैं उसमें बायस है। दूसरा, मेरा वेबसाइट में मेरे दोस्त ज्यादा आते हैं, तो वो मेरे दोस्तों का सर्वे हो गया, जनरल सर्वे नहीं हुआ। वेबसाइट सर्वे और ट्विटर पोल बनाते हैं, वो भी ऐसा मेरे दोस्तों का पोल हो गया, जनरल पोल नहीं है वो। और फिर हमेशा बायस होता है उसमें। बिल्कुल। तो मतलब थोड़ा सोचते हैं तो मतलब अच्छा सर्वे कर सकते हैं, पर उसके लिए थोड़ा जितना बजट है हमारे चैनल के साथ उससे थोड़ा ज्यादा चाहिए उसके लिए अच्छे तरह से। और मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि सब लोग बिना सोचे समझे करते हैं कार्तिक। कुछ को देखिए, वो चैनल का भी बायस है, वो भी अब कुछ चैनल भी बटे हुए हैं ना,
तो हाँ चैनल स्ट्रांगली जो है पोर्ट्रे। वो कुछ एक पार्टी के फैन ही देख रहे हैं। अब आप हाँ उनको बुरी न्यूज थोड़ी सुनाना चाहते हैं। एनीवे अगर इलेक्शन हार गए तो उसके बाद गम ही खानी ही है। इलेक्शन हाँ। जीतने से पहले तो सब मिलके पार्टी कर लेते हैं ना कि भाई अब जीतने वाले हैं, चलो। तो मेरा ख्याल है इसमें कि जो सर्वे बनाते हैं उसका सिर्फ टॉप लाइन रिजल्ट हम जनरल पब्लिक को बोलते हैं, क्योंकि सर्वे हम्म। जब करते हैं तो शायद 20-25 क्वेश्चंस पूछते हैं। आपका ये इन्फ्लेशन अच्छा। का क्या ख्याल है आपका, ये कम्युनिज्म के बारे में क्या सोचते हो, इसके बारे में शायद फार्मर्स के बारे में क्या सोचते हो। 20-25 क्वेश्चन पूछते हैं और उसके बाद एक क्वेश्चन पूछते हैं कि किसको वोट देंगे। दो स्टोरीज है, एक है वो एक्स मिनिस्टर वाला, वो उसको हम बाद में आते हैं। पर मेरा ख्याल ये है कि सर्विस में 20-25 सवाल होते हैं, तो कुछ स्टेटिस्टिक्स आता है टीवी में, मतलब मोस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर, मतलब 30% ऑफ द पीपल को नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर चाहिए और 20% को राहुल गांधी चाहिए, वैसा वो सब बोलते हैं। पर मुझे क्या इंफॉर्मेशन इंटरेस्टिंग है कि उसका कोरिलेशन, जो लोग सोचते हैं कि ये मोदी सबसे बेहतर प्राइम मिनिस्टर है, वो इन्फ्लेशन के बारे में क्या सोचते हैं, वो प्राइवेटाइजेशन में के बारे में क्या, वो सवाल के जवाब ये कोरिलेशन में जो होते हैं उसका वैल्यू पार्टी के लिए बहुत ज्यादा है। और पार्टी के इंटरेस्ट में है कि ये सर्वे ठीक से करे और बायस नहीं हो, क्योंकि शायद मैं 6-7 साल से इंतजार कर रहा हूँ कि कोई मुझे ऐसे सर्वे का रॉ डेटा दे दे, तो मैं उसको देख के ये एनालिसिस खुद कर सकूं या किसी के लिए कर दूं। पर मुझे वो डेटा नहीं मिली है। मैं होप करता हूं कि कि जब भी कोई सर्वे करता है तो किसी पार्टी उसको वो सर्वे की रॉ डेटा खरीद लेती है और उसका एनालिसिस करके थोड़ा पॉलिसीज करती है, मतलब क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा है, इसलिए और वो इंफॉर्मेशन आप देखते हैं तो हर सर्वेयर का इंसेंटिव है कि ठीक से सर्वे करें, क्योंकि टीवी चैनल से जो पैसा मिलता है, सर्वे ठीक से करते हैं तो टीवी चैनल से जो पैसा मिलता है वो सिर्फ थोड़ा पैसा है, मतलब ज्यादा पैसा ये डेटा पॉलिटिकल पार्टीज को बेच के ज्यादा पैसे बना सके हैं। भाई ऐसे पैसा बनाते हैं कि नहीं वो मैं नहीं जानता, पर यदि मैं ये सर्वे करता तो ऐसा मॉनिटर करने के लिए ट्राई करता हूँ। और दूसरा एग्जांपल है इसमें, वो हमारा एस मिनिस्टर वाला, उसको बोलते हैं लीडिंग क्वेश्चन, कि पहले 4-5 क्वेश्चन पूछ लो और उससे मतलब हर आदमी को क्या है कि कंसिस्टेंटली आंसर करने का मन करता है, और जो आंसर पहले 4-5 क्वेश्चन का जो आंसर करता है वैसा ही छठे क्वेश्चन का आंसर करते हैं, और उसी आदमी से दूसरे क्वेश्चन पूछ के आप बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी आंसर्स निकाल सकते हैं। तो सौरभ इसका एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है। तो आपने सुना ही होगा ये 1 रैंक 1 पेंशन चल रहा है, बहुत कुछ, मतलब वो पेंशन बढ़ाने की बात है हमारे सैनिकों की, ठीक है। तो अब मैं आपसे 2 सवाल पूछ दूंगा, 3 सवाल 2 अलग तरीके से, ठीक है। तो आपको लगता है सौरभ कि चीन भारत को बहुत धमका रहा है बॉर्डर पर? हाँ। और आपको लगता है कि भारत को एकदम मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए? बिल्कुल। और आपको लगता है कि हमारी आर्मी बहुत इंपॉर्टेंट है चीन से बचाने के लिए हमें? बिल्कुल। तो आपको लगता नहीं है कि हमारे जो सैनिक हैं जो 2400 घंटे चीन से लड़ रहे हैं, उन्हें रिटायरमेंट होने के बाद कम से कम अच्छी पेंशन तो मिलनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल मिलनी चाहिए। तो ओआरओपी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ओआरओपी होनी चाहिए फिर तो। ठीक है, तो अब आपने कहा ओआरओपी होनी चाहिए। अब दूसरे तरीके से आते हैं, आपकी कंपनी में सौरभ आपको पेंशन मिलती है? मेरे को हाँ बिल्कुल मिलती है। आप खुद पे कर रहे हैं, आपको पेंशन सरकार देती है?
नहीं नहीं, मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ और वही पैसा फाइनली मेरे को पेंशन में मिलेगा हाँ जितना मैं कंट्रीब्यूट करूंगा। ठीक है, तो आप खुद खुद की पेंशन आप खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना? ठीक है। तो बिल्कुल। अच्छा, आपको पता है क्या कि आपको अगर सरकार को किसी सैनिक को पेंशन देनी है तो उसके लिए आपका टैक्स थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 8-10%, और वो बढ़ते ही रहेगा क्योंकि ओआरओपी तो बढ़ते ही रहेगा आगे आते हुए, जैसे जैसे इन्फ्लेशन और महंगाई की दर बढ़ेगी। तो अगर आपके टैक्स का बढ़ाया जाए ओआरओपी या पेंशन देने के लिए, आप राजी होंगे क्या? अरे नहीं यार, उनको उनके कंट्रीब्यूशन से मिलना चाहिए ना। सैनिकों की सैलरी तो अच्छी है, जैसे हम लोग अपने पेंशन के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, सैनिकों को अपनी पेंशन के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए। नहीं, तो ओवरऑल नहीं होना चाहिए। तो आरोपी नहीं होनी चाहिए ना, तो आप दूसरे आप एक ही चीज को और अगर मान लीजिए मैंने ये पहले 3-4 सवाल नहीं पब्लिश किए और सिर्फ अंत वाला सवाल पब्लिश किया, तो हम आपसे ही 2 अलग अलग ओपिनियंस ले सकते हैं। तो ये हो गया लीडिंग बिल्कुल क्वेश्चन, बिल्कुल है ले ना? सकते हैं। बढ़िया था ये। ठीक है। तो वैसे कार्तिक, इससे एक और बात भी जुड़ी है। जैसे मैंने जब सौरभ से पूछा सैनिकों के बारे में और थोड़ा मैंने इमोशनल टाइप की चीजें पूछी, तो एक वो सोशल डिजायरेबिलिटी बायस हो जाता है ना। मतलब लोग हमेशा चाहते हाँ, हैं कि वो अच्छे दिखें और वो ऐसे दरिंदगी वाले जैसे नहीं सामने आए। ये कॉन्सेप्ट है। एक जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर है, ब्रायन कैप्लन। तो हम्म। उसका बहुत अच्छा वाला ब्लॉग लिखता है वो। तो उसमें हाँ। लिखा है ये सोशल डिजायरेबिलिटी बायस। जब किसी हम्म। से कुछ क्वेश्चन, इसमें ट्विटर में दिखता है, लोग उसको वर्च्यू सिग्नलिंग बोलते हैं। मतलब हम्म। लोग ये लिखते हैं कि वो अम, जो लिखते हैं वो कि मैं जो लिखता हूँ कि मैं अच्छा दिखूं। हम्म। लोग देखना चाहिए कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। वो मैं सोच हम्म। के लिखता हूँ। मैं ये नहीं हम्म। लिखता कि जो मैं मन में सोचता हूँ। हम्म। तो और सर्विस में, मतलब जो आपको इंटरव्यू करने के लिए आता है वो आपको पता नहीं, पर फिर भी आपको थोड़ा इम्प्रेशन बनाने की चीज होती है। तो आपको हम्म। लगता है कि थोड़ा मैं इसके सामने कोई मतलब नीचा ना लग जाऊं, नीचा नीचा नहीं न लगना लग चाहिए मेरे। नीचा नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैं अच्छा जवाब दे। देना चाहिए। तो फिर लोग पूछते हैं, गरीबी हटाना चाहिए कि नहीं? तो सब हम्म। बोलते हैं हाँ बिल्कुल हटाना चाहिए। और हम्म। फिर जैसे आपने प्रणय आपने पूछा कि ये ओआरओपी के क्वेश्चन में गरीबी हटाने के लिए आप 10% एक्स्ट्रा टैक्स दे सकें, तो सब बोलते हैं नहीं। तो ऐसे मतलब लाइक सबको सब लोग ये बोलते हैं कि लोग मेरे बारे में अच्छा सोच। मतलब अच्छा सोचे। हम्म। 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 ठीक है। तो ये तो बड़ी दिलचस्प बात थी। ठीक है। ठीक है। और कुछ चीजें ऐसे सर्वे में, कार्तिक? चले में तो सारे ऐसे काफी सारे चीजें हैं। मतलब आप सोशल डिजायरिटी बायस हमें वो सैम्पल एक है सिलेक्शन बायस। सिलेक्शन बायस हम्म। मतलब ये हाँ, ये सैम्पलिंग बायस जो हमने पहले उसके बारे में बोला, वो ट्रूमन वाला इलेक्शन, उसमें क्या है कि वो ओपिनियन पोल करते हैं और उसमें कुछ गलती से एक एक मतलब अमीर लोगों एक का टाइप या के लोग पकड़ लेते हैं। एक टाइप के लोगों का ज्यादा सैंपल कर लेते हैं। सिलेक्शन हम्म। बायस ऐसा होता है, मतलब आप कहीं से ये मान लो कि आप ओपिनियन पोल कर रहे हो हम्म। और लेट्स से आप कोशिश जैसे रेस्टोरेंट में जाके करते हो। कोशिश हम्म। का उतना एक टाइप के लोग जाते हैं वहाँ, और वहाँ हम्म। जाके सर्वे किया तो उसमें उसमें बायस हो गया। मतलब ये सिलेक्शन बायस सैम्पलिंग बायस थोड़ा वो भाई भाई है। मतलब हम्म। थोड़ा रिलेटेड है वो। मतलब कि जो आसानी से मिल जाए उससे उसको सर्वे किया और वहां हम्म। से कुछ बकवास आ गया, आंसर आ गया। पर आपको ये नहीं लगता कि वो बकवास है, क्योंकि आपने सोचे हुए होंगे कि ये
बहुत अच्छा सर्वे किया है आपने, साइंटिफिक सर्वे किया है, पर ये एक थी मैंने इसके बारे में लिखा है मिंट पे 3-4 साल पहले। एक ऑर्गेनाइजेशन थी इंस्टामनी, पता नहीं आपको, वो मिंट में उनके सर्वे आते थे, उसका इंटरप्रेट मैं करता था, वो लोग सर्वे करते थे और उसका इंटरप्रिटेशन मैं लिखता था। वो क्या करते थे कि IVR से सर्वे करते थे, मतलब अच्छा। रैंडम डायल करते थे, मतलब जो भी 10 रैंडम डिजिट निकाल के वो फोन किया और आपने फोन उठाया कि तो IVR से पूछते क्वेश्चन किसको वोट दोगे, तो आपके और ऐसे 1000 लोगों से पूछते हैं और कुछ सर्वे का रिजल्ट पेपर में छपा देते हैं। उसमें तो एक बार एक दिल्ली में कुछ इलेक्शन हुआ था, उसमें उन्होंने बोला कि शायद 60 या 70% लोग बीजेपी को वोट देंगे। वो इलेक्शन में आपको आम आदमी पार्टी को 70 में से शायद 66 सीट मिल गए और बीजेपी को 67 सीट्स मिला था जब। हाँ, तो 67 सीट मिल गया, बीजेपी को 3 सीट मिला। ये नहीं सोचा उन्होंने कि लोग जो IVR सर्वे को रेस्पॉन्ड करते हैं एक टाइप के लोग हैं, और मतलब हम और आप कोई IVR का फोन आया तो वही काट देते हैं, वो उसका डेटा तो गया, मतलब कोई छपता नहीं। और इसका एक रिलेटेड है, मतलब ये रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च में बहुत होता है ये कि आप एक रिसर्च करते हैं, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आया, मतलब सोच लीजिए कि आप कोविड के लिए वैक्सीन ढूंढ रहे हो और आपने 100 डिफरेंट सब्सटेंसेस का ट्रायल किया, उसमें 99 का कुछ असर नहीं आया, उसका आप कुछ नहीं लिखते, सिर्फ जो पॉजिटिव रिजल्ट आता है उसका आप लिखते हैं। मतलब इसका थोड़ा, मतलब वैसे ही उसका एक प्रॉब्लम है कि आपने बहुत खर्चा करके 99 सब्सटेंस का ट्राई किया और वो नेगेटिव निकला, वो बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन दूसरे को आप बताते हैं पब्लिकेशन के द्वारा, फिर वो वेस्ट नहीं करते हैं, उनका पैसा वेस्ट नहीं करते, उनका टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, यही 99 सब्सटेंस को रिसर्च करके। और नंबर्स में ये है कि वो मेडिकल लिटरेचर में, ये स्टैटिस्टिकल लिटरेचर में बोलते हैं पी वैल्यू हैकिंग, मतलब ये वो पी वैल्यू के बारे में अभी नहीं जाएंगे, मतलब ये मुझे भी उतना ठीक से पता नहीं है पी वैल्यू क्या है, पर सब पेपर में लिखा होता है, पर सबको ये पता है कि ये पी वैल्यू 5% के कम हो गया है तो अच्छा है, 5% के ज्यादा हो गया है तो बुरा है, मतलब ये पेपर नहीं छपेगा। तो किसी ने रिसर्च किया कि ये सारे पब्लिश किए हुए पेपर में पी वैल्यू क्या है वो निकाल के एक एनालिसिस किया था, ज्यादा का ज्यादा 4 और 5% के बीच में थे, और एक और स्पाइक था 9 और 10% के बीच में, क्योंकि वो 10 के अंदर है तो फिर भी थोड़ा छप सकता है, मतलब देख 11-12 हो गया तो 1-2 पॉइंट निकाल दो, उसको 11 से 9 बना देना और पब्लिश करो। तो वैसा वो इंसेंटिव थोड़ा खराब हो गया कुछ रिसर्च के इसके लिए, तो सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट छपते हैं, नेगेटिव रिजल्ट नहीं छपते, ये काम नहीं करता, वो नहीं छपते, और उसका थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बिल्कुल, हाँ। तो इसीलिए मैं देखता हूँ अभी एक पहल चल रही है कि नेगेटिव रिजल्ट्स भी पब्लिश होने चाहिए, और उसके लिए भी लोगों को मतलब अगर एक्सपेरिमेंट ठीक से किया है तो उसके लिए भी मतलब उन्हें क्रेडिट्स मिलने चाहिए। तो ऐसी चल रही है पहल, देखते हैं वो कितनी आगे तक बढ़ती है। पर एकेडमिया उतना जल्दी बदलता नहीं, तो इसलिए देखना होगा कि कब क्या होता है। पर बहुत प्रॉब्लम है, मतलब लाइक काफी सारा रिसर्च वेस्ट हो जाता है क्योंकि नेगेटिव रिजल्ट्स पब्लिश नहीं करते। बिल्कुल, ठीक है। तो अब ये सैम्पलिंग की बात हो गई, अब हम लोग आ जाते हैं
सरकार की तरफ ही कार्तिक। तो एक जैसे बड़े नंबर्स के साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है ना कि कुछ भी आपको बताना है कि सरकार बहुत अच्छा कर रही है, आप बजट में ही देख लीजिए तो कोई सरकार बोलेगी हमने ये गरीबी हटाने के लिए 10,000 करोड़ खर्चे। तो ये नंबर इतना बड़ा है कि इससे हम लोग आम आदमी लोग में तो 10,000 करोड़ देखे नहीं होंगे। अब मैंने तो नहीं देखे, सौरभ क्या पता आपने देखे होंगे, लेकिन अगर इतना बड़ा नंबर है तो इसका आप कैसे समझेंगे, कैसे इस नंबर को आप कैसे प्रोसेस करेंगे, तो इससे क्या प्रॉब्लम होते हैं? इसका इसका प्रॉब्लम होता है कि जब हम बहुत कहानियां बना सकती है, मतलब 10,000 करोड़ बड़ा नंबर जैसा दिखता है तो उसमें कहानी बना सकते हैं, और उल्टा कहानी भी बना सकते हैं। मतलब शायद 10 साल पहले, मतलब ये यूपीए के टाइम में हुआ था शायद, ये वो एक कोई पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी की लाइन जो थी, जो जितने इनकम से के अंदर जो है वो लोग गरीब है वो बनते हैं ना, वो उसको रिवाइज किया गवर्नमेंट ने, उसको रिवाइज किया। वो आया कि कुछ महीने के लिए 4-5 हजार रुपए, 4 या 5 लोगों की फैमिली को महीने के लिए 4-5 हजार के कम आती है तो वो गरीब है। वो तो वैसे आप बोलते हैं तो बहुत रीजनेबल है। मतलब देखो, एक फैमिली को 5 हजार आती है तो वो आप सोचते हैं कि उतना भी गरीब नहीं है वो लोग, उतना थोड़ा बेसिक तो पैसा है उनके पास। फिर किसी ने उसका डिवीजन किया। रिसेंटली मैंने कहीं सुना कि ये मशीन लर्निंग जो है उसमें बहुत अत्युत्तम तरीका जो है वो डिवीजन है। मतलब डिवीजन से जितना कहानियां बना जा सकती है वो किसी अलग तरीके से उतना कहानी नहीं बना सकते। मतलब ये किसी ने डिवीजन कर लिया, एक फैमिली को 4-5 लोगों के लिए 30 दिन के लिए 4 या 5 हजार रुपए, पता नहीं, वो भूल गया, मिलता है। तो एक वो जो 32 रुपए पर प्रतिदिन आ गया, 32 रुपए पर पर्सन पर डे, फिर आउटरीच हो गया। 32 रुपए के मिल गया तो हम गरीब नहीं है क्या? इतने में कैसे जी सकते हैं? तो मतलब वही नंबर है, 5,000 पर फैमिली पर मंथ तो ठीक लगता है, पर 32 रुपए पर डे पर पर्सन उसमें आउटरीच हो गया। मतलब क्या होता है कि जो बड़े नंबर जो होते हैं, ये छोटे नंबर का एग्जांपल हो गया, बट बड़े नंबर होते हैं उसका हमें कुछ मतलब आपने बोला 10,000 करोड़, कोई देखा नहीं है 10,000 करोड़ को, तो कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है। तो इसमें क्या है कि इसीलिए कुछ लोग क्या बनाते हैं, ये गवर्नमेंट टोटल में इतना खर्चा करती है, उसमें 10,000 करोड़ इतना परसेंटेज है, या आप ये करते हैं कि एजुकेशन के लिए इतना बजट है, हेल्थ के लिए इतना बजट है, और गरीबी हटाने के लिए इतना बजट है, ये ठीक है कि नहीं? मतलब आपका, मैंने बोला ना, आपका जो ओपिनियन है डेटा से, वही ओपिनियन को सपोर्ट कर सकते हैं। जो भी ओपिनियन है एक ही डेटा सेट से वो ओपिनियन को सपोर्ट कर सकते हैं। ये ठीक से पिक करना होगा, आपको थोड़ा डेटा माइनिंग करना होगा कि क्या डेटा लेना चाहिए जिसके सामने मेरा ओपिनियन अच्छा लगे। बैठ जाए। प्रणय, आज के बजट में तो एक नया भी टेक्निक है ना कि 60,000 करोड़ 6 साल में खर्च करेंगे। हाँ। ये भी है कि भाई बड़ा नंबर, अब उसको 6 साल में क्यों बोल देते, 1 लाख करोड़ 10 साल में करेंगे, ऐसा बोल सकते। नहीं, वो टेक्निक तो अमेरिकन स्पोर्ट्स से शुरू किया। वो बोलते हैं कि अच्छा, माइकल जॉर्डन ने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उसको $5 मिलियन के लिए ओवर 5 ईयर्स। हाँ, वो बहुत स्टैंडर्ड है अमेरिकन स्पोर्ट में, तो वो बहुत स्टैंडर्ड है। वहां से यहाँ पर आ गया, आलू टमाटर जैसे ये भी अमेरिका से यहाँ आ गए। उसका एक और तरीका है, जैसे कार्तिक हम लोग देखते हैं, लोग आपने लिखा भी था इसके बारे में, जैसे न्यूज में आता है कि विश्व के 1/3 गरीब लोग भारत में हैं। तो इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है ना? प्रॉब्लम है, विश्व के 1/6 लोग भारत में है, हिंदुस्तान में है ही एनीवे। हाँ, और 1/3 लोग गरीब है। तो गरीबी का रेट इंडिया में
दुगनी है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बाकी जगहों से। तो वैसे आप बताते हैं तो आपका कुछ इम्पैक्ट नहीं होता। फिर भी आपका क्या एजेंडा है वहां से आता है। मतलब ये शायद ये ऑक्सफैम का रिपोर्ट है, और ऑक्सफैम एक चैरिटी है, पॉवर्टी का चैरिटी है, और उनको चाहिए कि गरीबी ज्यादा दिखाई गई तो उनका वो लोगों से ज्यादा पैसे उनको डोनेशन ज्यादा मिलेगा। तो इसीलिए वैसे बोलते हैं। पर ये लेट्स रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी को का इंसेंटिव है कि गरीबी को इतना कम चाहिए वैसा दिखाना है। तो क्योंकि उनको इंडिया शाइनिंग जैसे मैसेज दिखाना है ना, मतलब इसलिए वो दूसरे तरफ से उसी नंबर को, मतलब नंबर वही होता है जैसे आप कॉन्टेक्स्ट में लगाते हैं। और ये बड़े बड़े नंबर में ये प्रॉब्लम है कि हमने अभी बोला कि किसी को पता नहीं है कि 10,000 करोड़ कितने हैं, 100,000 करोड़ कितना है। मतलब किसी का मन में उतना प्रोसेस करने का शक्ति नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ये सब डालती है, और लाइक एनालिस्ट भी नहीं उनका बायस जो होता है वैसे एनालाइज करते हैं। तो इसको प्रणय क्या तरीका है? कोई गवर्नमेंट जब भी कोई नंबर बोलती है किसी पॉलिसी के लिए, तुम तो बहुत सारे बजट भी देखते हो, तो कोई इसका कुछ थंब रूल टाइप है क्या? कोई नंबर देख करके कुछ पकड़ सकते हैं ये 1,000 करोड़ का क्या मतलब, किस तरह से समझ सकते हैं कि भाई ये क्या होता है 10,000 करोड़? हाँ, तो जैसे कार्तिक भी बताएंगे, पर किसी भी बड़े नंबर को किसी और बड़े नंबर के कंटेक्स्ट में देखें तो शायद सेंस बनेगा। तो जैसे आप अगर 10,000 करोड़ कहने की बजाय अगर आप कहें कि ये सरकार के टोटल बजट का इतना हिस्सा है, तो आप कहें कि 10,000 करोड़ सरकार का 2% बजट का हिस्सा है, जैसे अगर आपने कहा, तो आप एक समझ पाएंगे कि ठीक है, सरकार ने 100 रुपए में से सिर्फ 2 रुपए दिए हैं इस क्षेत्र में। तो इस तरीके से आप प्रपोर्शन दे दे, तो शायद सरकार के आंकड़ों में या तो आप प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी लें या तो फिर प्रपोर्शन ऑफ टोटल सरकार का एक्सपेंस का लें, तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। कार्तिक, या फिर अगर कुछ ये हेल्थ या कुछ ये हेल्थ या एजुकेशन रिलेटेड हो जहां लोगों पे पैसा खर्च हो रहा है, तो आप देख सकते हैं ये कुछ 80 रुपए पर पर्सन हो गया। तो आपको फिर सब लगेगा कि ये पर पर्सन 80 रुपए जो है ये ठीक लग रहा है कि नहीं। अगर आप हेल्थ पे खर्च कर रहे हैं, मतलब कोई ऐसा छोटा अमाउंट भी नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो रहा है तो अलग बात है, क्योंकि वो पर पर्सन एक्सपेंस नहीं है। लेकिन अगर कभी पर पर्सन एक्सपेंस हो रहा है तो 80-100 रुपए पर पर्सन हुआ, लगभग 13,000 करोड़, 130 करोड़ पॉपुलेशन है हमारी। वैसे पर उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मतलब एक 80-100 रुपए बहुत कम दिखता है वैसे आप पब्लिश करते, तो ये भी देखना। और थोड़ा सिंपल सोल्यूशन है, मतलब पिछले साल का देख लीजिए, 2 साल पहले का देख लीजिए, ये देख लीजिए कि जब जो ऑपोजिशन अभी है वो जब गवर्नमेंट से में थी तब कितना था, वो सब डाल के, मतलब। और मोस्ट पावरफुल मशीन लर्निंग टेक्निक इज डिवीजन, वो निकाल के कुछ दूसरे कॉन्टेक्स्ट में लगा सकते हैं। मतलब बजट का 2% है, 2 साल पहले बजट का 1.8% था, उससे थोड़ा इतना बढ़ गया है, वैसा कुछ कहानी बनाई जा सकती है। ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने बात कर ली अभी तक नंबर्स की। कार्तिक, अब थोड़ा आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशंस पे, और ये थोड़ा एक पेचीदा सा मामला है क्योंकि ये प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग की ओर आ रहे हैं हम लोग, और ये थोड़ा सोचने में मुश्किल है, और प्रोबेबिलिटी से तो हम लोग दूर ही भागते हैं, काफी लोग दूर भागते थे स्कूल में। तो लेकिन ये प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग समझना बहुत जरूरी है आजकल के दौर में। तो आप बताइए ना, ये किसने मेरा एक सोल्यूशन है इसके लिए। स्पोर्ट्स बेटिंग को हम लीगलाइज कर लेते हैं तो सबको प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग आ जाएगा। क्योंकि जब अब हम स्पोर्ट्स में, मतलब ये देखो कि अगला हफ्ता इंडिया इंग्लैंड का सीरीज शुरू होगा। अभी से सिर्फ सट्टा मार्केट में है कि इंडिया का प्रोबेबिलिटी क्या है जीतने का, इंग्लैंड का क्या है, और वो कैसे मैच के दौरान कैसे ऊपर नीचे जाएगा, वो सब वो लीगलाइज हो गया। तो ज्यादा लोग इसमें भाग लेंगे और ज्यादा लोगों को ये प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग आ जाएगी।
मतलब सरकार को जो टैक्सेस से जो पैसा बनाती है वो एक बेनिफिट हो गया। लोगों में प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग का को इंस्टिल करना एक और बेनिफिट हो गया। और तीसरा ये है कि मतलब बेटिंग लीगलाइज हो गया तो मैच फिक्सिंग के लिए इमीडिएट विक्टिम हो जाता है, तो मैच फिक्सिंग लोग करते हैं उसको जेल भी भिजवा जा सकती है, जैसे इंग्लैंड में किया। तो पर ये आई मीन हो रहा है, मतलब आजकल ये रियल मनी गेम्स और ये फैंटेसी उसमें, पर ज्यादातर लोग उसमें भाग नहीं लेंगे, तो इसलिए स्पोर्ट्स बेटिंग को लीगलाइज करते हैं तो सबको प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग आ जाएगा। सब सोचेंगे कि भाई अगली बॉल पे आउट होने वाला है कि नहीं, इस पे पैसा लगाएं कि नहीं। जब अपना पैसा लगता है तो सब सोचने लगते हैं। पैसा बिल्कुल, जब और शेयर मार्केट की कुछ लोग बोलते हैं कि शेयर मार्केट भी वैसा बेटिंग है, पर ज्यादातर इन्वेस्टर्स हैं। इन्वेस्टर लोगों में मैं हर महीने कुछ पैसा निफ्टी में डाल देता हूँ और बैठ देता हूँ, तो उसमें कोई प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग नहीं है। पर रोज मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करूंगा तो उसमें प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग आ गया। पर वो ज्यादा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है स्पोर्ट्स में। आपको बोलना कि अगली बॉल पे छक्का लग सकता है कि नहीं लग सकता, ये एक्चुअली कोई भी बच्चा भी एनालाइज कर लेगा, ठीक से सोचेगा। और लोगों का मैथ भी इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि सब बिल्कुल बहुत बढ़िया आइडिया है कार्तिक, ये मतलब एकदम पब्लिक, एकदम आपने मतलब ये इससे बढ़िया आर्गुमेंट मैंने सुना नहीं है कि भाई इंडिया का अगर मैथ्स का स्टैंडर्ड इंप्रूव करना है तो हमको क्रिकेट में बैटिंग लीगलाइज करना चाहिए। पिछली बार मैं जब आपके पॉडकास्ट में आया था तो सिर्फ क्रिकेट एनालिटिक्स के बारे में बोला था, तो ये नहीं सोचा कि ये आप बेटिंग को लीगलाइज करेंगे तो इतना ये भी बेनिफिट है उसमें। अच्छा, तो ये हो गया, मतलब आज बारिश होगा कि नहीं, तो लोग बोल देंगे कि मेट ऑफिस बोलेगा 30% चांस है, तो 30% चांस है बारिश के, तो मेरे को क्या लगता है कि ये चाहता लूं कि नहीं, मतलब ये थोड़ा ये मुश्किल है, ये ऐसा थिंकिंग थोड़ा मुश्किल है, मतलब हमेशा नहीं होता, मतलब पर किसी सिचुएशंस में सोचना पड़ता है। मतलब एक है कि इंडिया में सारे लोग अपने आप को मिडिल क्लास समझते हैं, पता नहीं कितने जितना पैसा, मतलब रिसेंटली 1-2 साल पहले एक एनालिसिस किया था मैंने, उससे बोला कि आप शायद साल में 20 लाख रुपए बनाते हो तो आप 1% है इनकम, मतलब अब आप टॉप 1% बाई इनकम में हो, मतलब इंडिया में 99% के लोग आपसे गरीब है जब आप साल में 20 लाख रुपए बनाते हो। पर जो एक आदमी को पकड़ो जो 20 लाख बनाता है या 40 लाख बनाता है, 1 करोड़ बनाता है, और पूछो कि आप अमीर हो कि गरीब हो, तो हमेशा बोलता है मैं मिडिल क्लास हूँ या अपर मिडिल क्लास हूँ। ये ऐसा लोग ऐसा सोचते हैं कि उनको डिस्ट्रीब्यूशन पता नहीं है कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। और ये भी है कि हमारा मैथ टेक्स्ट बुक जो है वो मैथ सारे ये एडवांस मैथ, प्रोबेबिलिटी और मशीन लर्निंग वो सब फिजिक्स से आया, और फिजिक्स के और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में है। और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स मतलब गैसेस में वो एक अच्छा प्रॉपर्टी है कि ये सब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब एक ऐसा घंटा जैसा लगता है, मतलब ये मंदिर का घंटा क्या और घंटा तो मतलब इसका मतलब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कोई भी चीज को आप देखें तो ज्यादातर वैल्यूज बीच में होंगे और एक्सट्रीम्स में काफी कम नंबर होंगे, थोड़े कम होंगे, मंदिर के घंटे के जैसे और दोनों और पूंछ होंगे, मतलब इक्वली। पर ये आप देख लीजिए, इनकम देख लीजिए, इनकम तो एक क्वेश्चन है, इनकम को कैसे सर्वे करते हैं, मतलब ये सब थोड़ा डीप मैथ्स में जा रहे हैं हम अभी। ये सर्वे में एक सेंट्रल लिमिट थ्योरम होता है, मतलब जितने भी लोगों का नंबर पूछ ले, 20 लोगों का हाइट पूछो
तो उनका उसका एवरेज ले लो, स्टैंडर्ड डिविएशन ले लो, उसमें से आप बता सकते हो कि पूरे पॉपुलेशन का हाइट क्या कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वो आप बता सकते हो। पर इनकम ऐसा नहीं बता सकते हो क्योंकि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है। उसका पावर लॉ बताते हैं, मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टेरिटरी में जा रहे हैं हम। पावर लॉ मतलब उसमें आपसे जो अमीर है वो आपसे बहुत ज्यादा अमीर है, पर आपसे जो गरीब है वो आपके दोस्त जो आपसे ज्यादा अमीर है वो आपसे बहुत ज्यादा अमीर है, पर आपके दोस्त जो आपसे थोड़ा गरीब है वो सिर्फ थोड़े गरीब होते हैं। ये पावर लॉ से ऐसे निकाली जा सकती है। तो इससे क्या होता है कि आप जितना भी अमीर हो, मतलब मुकेश अंबानी नहीं, पर उनको छोड़ के, पर आप जितना भी अमीर हो, आपके दोस्त जो आपसे अमीर है वो आपसे बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, और उनको देख के आपको लगता है कि आप सिर्फ मिडिल क्लास हो। इसलिए आप एक करोड़पति हो सकते हो, फिर भी आप अपने आप को मिडिल क्लास समझते हो। क्योंकि जो भी करोड़पति है उसके दोस्त 10 करोड़पति होंगे, या जो लखपति है उसके दोस्त 10 लखपति होंगे, और लेकिन होंगे, तो उसको लगेगा कि मैं तो मिडिल क्लास हूँ। हाँ। तो और वो पावर लॉ बेसिकली ऐसा थोड़ा सांप जैसा, फन के जैसा, ऐसा ऊपर। वैसे मैं बता, और नहीं तो हाथी जैसा, हाथी की सूंड जैसा। हाथी की सूंड जैसा। हाँ, ओके, वैसा। हाँ, ठीक है। तो ये पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन जो रहते हैं वो आपने बोला इनकम्स में रहते हैं, और किसी चीज में रहता है क्या? ट्विटर फॉलोअर्स में रहता है। अच्छा। आप देख लीजिए कि सोशल मीडिया में वो है, वो उसको सोशल मीडिया के बारे में काफी सारा रिसर्च है। वो फेसबुक ट्विटर आने से पहले की रिसर्च है उसमें, कि स्केल फ्री नेटवर्क बताते हैं उसको। मतलब आप किसको फॉलो करोगे, तो आपने ट्विटर ज्वाइन किया, किसको फॉलो करोगे? आप पहले अपने दोस्तों को फॉलो करेंगे, फिर वो जो रीट्वीट करते हैं उनको देखते हैं। जो अभी से पॉपुलर अकाउंट्स है उनका रीट्वीट ज्यादा होता है, तो आप उनको ज्यादा देखते हो, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप उनको फॉलो करो। तो जो मतलब अमीर जो है वो ज्यादा अमीर हो जाता है। मतलब ये बिब्लिकल सेइंग है, वो जो अभी मन में नहीं आ रहा है, मतलब पर और जिनका अभी 10,000 लाखों फॉलोअर्स है उनका ज्यादा होता है। हम जैसे लोग जिनका थोड़े हजारों में है फॉलोअर्स, वो वहीं रह जाता है। मतलब तो पावर लॉ, ट्विटर पावर लॉ है। इसमें भी वो मिडिल क्लास वाली फीलिंग है प्रणय। जो सैकड़ों वाले बेचारे फॉलोअर वाले हैं, वो सोच रहे होंगे ये देखो ये बेचारे सिर्फ हजारों वाले हैं। हाँ। क्योंकि जो हजारों वाले हैं वो लाखों वालों को देख रहे हैं। बिल्कुल। तो सही बात। बिल्कुल। और जबकि ट्विटर ने शायद डेटा पब्लिश किया हुआ है कि शायद 2 या 3 हजार से ज्यादा फॉलोअर वाले शायद कुछ 2% ही लोग हैं। अच्छा, तो मैं मिडिल क्लास नहीं हूँ। फॉलोअर ये रिलीज होता है तो उसके बाद में पता नहीं, पर लाइक ठीक है। तो एक और ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है कार्तिक, जो अक्सर मैंने सुना है, लोग जैसे कहते हैं कि टेररिज्म को कंपेयर करते हैं अक्सर हमारे सड़क पे जो मौतें होती हैं उससे। तो लोग कहते हैं जैसे कि देखिए भारत में तो बहुत कम लोग जैसे एक साल में मरते हैं आजकल, लेकिन बैंगलोर की सड़कों पर ही औसतन 2 लोग रोज मरते हैं सर। तो लोग कहते हैं कि टेररिज्म पर ज्यादा हमें जोर देना ही नहीं चाहिए, हम लोग को अपने रोड ठीक करने चाहिए। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ओके, ये टेररिज्म है, दूसरा कोविड है। तो वो दोनों एक ही इस समय पिछले साल लोग कोविड के बारे में भी ऐसे ही बात करते थे कि मलेरिया से जितने लोग मरते हैं उससे कम कोविड से मरते हैं। मतलब इसका मैं पहले एक इन्वेस्टमेंट बैंक में काम करता था, वहां हम बहुत कोरिलेशन के बारे में बात करते थे। मतलब एक आदमी एक्सीडेंट में मर गया तो उसका को
कहीं और किसी और आदमी को एक्सीडेंट में मरना और यहाँ एक आदमी को एक्सीडेंट में मरना, वो दोनों इंडिपेंडेंट है। मतलब एक ज्यादा आदमी एक्सीडेंट में मरने से कहीं और दूसरे आदमी एक्सीडेंट में मरने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा या कम नहीं होता। पर आप जैसे पहले कोविड के बारे में बात करते हो, फिर टेररिज्म पे आता हो। पर कोविड को देखो तो मतलब उसका क्या है कि उसका पोटेंशियल हमें पता नहीं है। आज शायद 100 लोग मर रहे हैं, पर ये हमें नहीं पता कि ऐसे ही फैलता जाए तो कल कितना लोग मरेंगे, क्योंकि वो एक आदमी से दूसरे आदमी को फैलता है। एक्सीडेंट वैसे नहीं फैलता, एक्सीडेंट एक आदमी से दूसरे आदमी को नहीं फैलता। वैसे भी टेररिज्म का इंसिडेंट्स में जितने लोग मरते हैं वो भी पावर लॉ है, वो भी पावर लॉ है। क्योंकि आज शायद एक अटैक हो गया, 10 लोग मर गए, हमने सोचा हाँ आज जब जैसे हार्ट अटैक से 100 लोग मर गए तो हम टेररिज्म को के बारे में क्यों बात करें, हार्ट अटैक के बारे में बात करते हैं। बट हार्ट अटैक होता है वही वो मतलब को रिलेटेड फिनोमिनन है। तो टेररिज्म जो आज एक बॉम्ब 10 लोगों को मारा, कल 10,000 लोग को वही बॉम्ब वैसा ही बॉम्ब मार सकता है। वो नहीं सोचते कि वो क्या लोग नहीं सोचते कि ये इतना थिन टेल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी पावर लॉ है। मतलब टेररिज्म में जितना टेररिस्ट अटैक में जितने लोग मरते हैं वो भी लगभग से पावर लॉ है। और उसका इतना थिन टेल है कि हमें जहां भी थोड़ा वो इंक्रीज देखते हैं, मतलब थोड़ा टेररिस्ट एक्टिविटी इंक्रीज देखते हैं, तो उसमें उसको हमें उसी टाइम पे उसका जवाब देना चाहिए, नहीं तो वो बढ़ता ही जाएगा। और वो अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड है, 9/11 या 26/11 जैसा आ जाएगा कुछ वैसा आ जाएगा। मतलब और वो भी मतलब ये नहीं है ना, मतलब वो लिमिट नहीं है। 9/11 या 26/11 काफी सारे लोग मर गए, पर हाँ 9/11 का एक और कहानी है। 9/11 में शायद 3,000 लोग या लगभग 3,000 लोग मर गए, पर मेरे ख्याल से मैं भूल गया हूँ, 20 साल हो गए। पर क्या हो उसके बाद लोगों को, अमेरिका में लोगों को फ्लाइट से जाने का डर आ गया। उससे इसलिए लोग ज्यादा ये गाड़ी से चलना शुरू किया। और एक इकोनॉमिस्ट, एक जर्मन इकोनॉमिस्ट है गर्ड गिगरेन, उनका 2-3 बुक्स है, बहुत अच्छे बुक लिखे हैं जिसके बारे में बहुत अच्छा लिखते हैं। वो उसने एनालाइज किया कि लोग गाड़ी से जाने के से ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स हुए, और उसका कारण शायद एक साल में 10,000 ज्यादा लोग मर गए। अरे बाप रे। मतलब टेररिज्म का एक और मतलब टेररिज्म का इम्पैक्ट जितने लोग मरते हैं उसमें नहीं, पर जितना इम्पैक्ट होता है उसमें मतलब जितना लोग डरते हैं, इसलिए टेररिज्म कहते हैं। उसका सोचना चाहिए। मतलब पर ये है कि मतलब आप सोच सकते हो कि 9/11 में सिर्फ 3,000 लोग मर गए, और कोरोना से आजकल शायद डेली अमेरिका में 3,000 लोग मरे। पर वो है कि ये टेल इवेंट है, मतलब पता नहीं होंगे कि इससे थोड़ा बड़ा अटैक हो गया तो कितने लोग मरेंगे, कितना नुकसान होगा उससे, वो हम मैं इंतजार नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है कार्तिक, तो ये तो समझ में आ गया, और थोड़ा और पढ़ने की भी जरूरत है इसमें। तो आप हमें कुछ किताबें रिकमेंड कीजिए ना, कि कैसे हम लोग और डेटा साक्षर हो सकते हैं। कुछ ऐसी किताबें हैं क्या कि जिससे हम लोग ये लॉजिक और तर्क का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं? एक है, मैं पहले ही बोला था, ये एक हाउ टू लाइव स्टैटिस्टिक्स, वो 1954 का बुक है। बहुत अच्छा बुक है, मतलब बड़ा बुक नहीं है, शायद 200 पेज के अंदर है। डैरिल हफ का, बट बहुत अच्छा बुक है उससे। और 1954 में उसने जो लिखा था कि कैसे नंबर से झूठ बोल सकते हैं, अभी 2021 में भी वो सब वैलिड है, वो कुछ नहीं चेंज हुआ है। तो और वो बुक के बारे में बोल दिया, तो दूसरे उतना लेवल का बुक नहीं है। मतलब नेट सिल्वर का बुक काफी अच्छा है, सिग्नल एंड द नॉइस।
10 साल पहले का बुक है, द सिग्नल एंड द नॉइज, नीरज सिल्वर का। वो भी शायद बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स है। नसीम तालिब के बुक्स शायद वो भी काफी अच्छे हैं। ये Fooled by Randomness, फूल्ड बाय रैंडमनेस, वो उनका पहला पॉपुलर बुक है। वो वहां से शुरू कर सके। वो मतलब बाद में थोड़ा क्रैंकी हो गए वो, बट लाइक फूल्ड बाय रैंडमनेस काफी अच्छा बुक है। और है, पर बुक्स तो है। आई मीन कोई भी बुक में जब आप ये ऐसा सोचना शुरू करते हैं तो कोई भी बुक में आपको रिस्क का मतलब सोचना, मतलब अमित वर्मा का एक कॉलम था, वो पोकर के बारे में लिखते थे, शायद बिजनेस लाइन या कहीं। वो बहुत अच्छा कॉलम था रिस्क के बारे में, रिस्क के बारे में सोचने के लिए। सिर्फ पोकर के बारे में लिखता था वो, पर वहां से आप रिस्क के बारे में वो एनी ड्यूक का वो भी है ना, थिंकिंग इन बेट्स। वो उसका मैंने सिर्फ उसका पॉडकास्ट एक दो सुना है, पर बुक में ही पढ़ा है वो। एनी ड्यूक का वो भी ठीक है। मतलब काफी सारे बुक है, काफी सारे, ये 3-4 काफी है। मतलब हाउ टू लाइव विद स्टैटिस्टिक्स वो काफी है। अच्छा, मैंने हाल ही में वो हाउ नॉट टू बी रॉन्ग पढ़ी थी, जॉर्डन एलनबर्ग की। वो भी अच्छी किताब थी, इसमें इसी बारे में थी। थोड़ी मतलब हाँ, इतने अच्छे से लिखे नहीं है, पर सब कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं उन्होंने। ये सब कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ, सब कॉन्सेप्ट कवर किए। ठीक है, ठीक है कार्तिक, बहुत बहुत शुक्रिया, आप फिर से आए और हमें फिर से सिखाया डेटा कैसे बेहतर समझे और कैसे डेटा के झांसे में ना आए, आसानी से थोड़ा सोचे समझे और फिर ही आप अपना ओपिनियन बनाए। तो ये आपने बताया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एकदम कार्तिक, मजा आया आंकड़ों की झांसेबाजी सुन के। थैंक यू। मुझे भी बहुत खुशी हुई कि आपके शो में फिर एक बार फिर से आने के लिए। थैंक यू।